क्या आपने कभी सोचा है अमेरिका जो कि एक अलग कॉन्टिनेंट पे है, हर बार यूरोप और एशिया के झगड़ों में क्यों घुस जाता है? और रशिया इतना अग्रेसिव क्यों रहता है अपने बॉर्डर्स को लेके? या चाइना आजकल इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रेलवे, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड्स एक्सेट्रा क्यों बना रहा है पूरी दुनिया में? इसका जवाब कोई आइडियोलॉजी नहीं देता, कोई लीडर नहीं देता, इसका जवाब देती है जियोग्राफी। और जब जियोग्राफी और पॉलिटिक्स मिलते हैं तो एक फील्ड बन जाता है जिसका नाम है जियोपॉलिटिक्स। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जियोपॉलिटिक्स को इतनी गहराई से समझेंगे कि जब भी आप कोई बड़ी वर्ल्ड न्यूज देखेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एक अलग लेवल पे प्रोसेस करने लगेगा, जिससे आप लोग वो समझने लगेंगे जो एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट समझ पाते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। When we look at the world today, the answer lies in geography. It is called geopolitics. पहले ये समझते हैं ये वर्ड आया कहां से। जियो ये आया है ग्रीक वर्ड गाया से, जिसका मतलब होता है अर्थ या लैंड। ग्राफी ये भी आया है ग्रीक वर्ड ग्राफिका से, मतलब राइटिंग या लिखना। तो जियोग्राफी का लिटरली मतलब हुआ राइटिंग अबाउट द अर्थ, यानी अर्थ की फिजिकल स्पेस को स्टडी करना। अब पॉलिटिक्स ये आया है एरिस्टोटल की बुक्स पॉलिटिका से। पॉलिटिक्स डील करता है दो अल्टीमेट गोल से। पहला, सोसाइटीज कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती है। दूसरा, रिसोर्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सोसाइटी के अंदर। तो पॉलिटिक्स का सिंपल मतलब हुआ हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड व्हेन एंड हाउ एंड हु गेट्स टू डिसाइड दिस। तो जियोग्राफी प्लस पॉलिटिक्स मिलके बनाते हैं जियोपॉलिटिक्स, जिसका आसान मतलब हुआ अर्थ की जियोग्राफी, यानी जमीन, पहाड़, रिसोर्सेस, ये सब मिलके कंट्रीज की पॉलिटिक्स और उनके आपस के रिलेशंस को कैसे अफेक्ट करते हैं, यही जियोपॉलिटिक्स है। अब ऑफिशियली इंग्लिश में ये टर्म सबसे पहले यूज किया एक ऑस्ट्रो हंगेरियन हिस्टोरियन ने, जिनका नाम था एमिल रिच। ये 1854 में पैदा हुए और 1910 में चले गए। इन्होंने 1902 में ये टर्म कॉइन किया और 1904 में अपनी बुक्स फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न यूरोप में ऑफिशियली पब्लिश किया। तो टेक्निकली ये फील्ड 120 साल पुरानी है, लेकिन एक्चुअली जियोपॉलिटिक्स की थिंकिंग वो तो तब से चली आ रही है जब एक इंसान ने पहली बार जमीन के टुकड़े के लिए दूसरे इंसान से लड़ना शुरू किया। अब एक कंसेप्ट है जो जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए एब्सोल्यूट जरूरी है, और ये कंसेप्ट दिया है एक आदमी ने जिनका नाम बार बार आएगा इस पूरी डिस्कशन में, ब्रिटिश जियोग्राफर सर हैल्फर्ड मैकिंडर। 1904 में हैल्फर्ड मैकिंडर ने एक लेक्चर दिया जिसने मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स की नींव रख दी। उन्होंने हिस्ट्री को दो हिस्सों में बांट दिया। पहला था द कोलंबियन पीरियड फ्रॉम 1500 टू 1900 तक। ये वो वक्त था जब वास्को दी गामा और कोलंबस नए कॉन्टिनेंट ढूंढ रहे थे। उस वक्त दुनिया में बहुत सी खाली अनक्लेम्ड जमीन थी। अगर किसी कंट्री में कोई बड़ा क्राइसिस आता तो लोग बस नई जमीन की तरफ निकल पड़ते। दुनिया के एक कोने का प्रॉब्लम का दूसरे कोने पे कोई खास असर नहीं पड़ता था। लेकिन 1900 के बाद आया द पोस्ट कोलंबियन पीरियड। अब दुनिया का नक्शा भर चुका था, सारी जमीन किसी न किसी देश ने कैप्चर कर ली थी। अब नए इलाके नहीं बचे थे। इसका मतलब क्या था? दुनिया एक क्लोज सिस्टम बन गई थी। पहले एक धमाका होता था तो आवाज खाली मैदान में गायब हो जाती थी, लेकिन अब दुनिया बंद कमरे जैसी हो गई थी, जहां एक छोटे से कमरे में हुए धमाका भी पूरे कमरे में गूंजता था। यही वजह थी 1914 में सराजीवो नाम की जगह पर एक सिंगल असैसिनेशन से वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। क्यों? क्लोज सिस्टम। 2008 में अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिर गई। क्यों? क्लोज सिस्टम। 2020 चाइना के वुहान में एक वायरस फैला, पूरी दुनिया लॉक हो गई। क्लोज सिस्टम। यही पोस्ट कोलंबियन पीरियड है, और इसीलिए जियोपॉलिटिक्स आज इतनी क्रिटिकल है, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। कोई भी मूव किसी भी कॉर्नर में सबको इफेक्ट करता है। दुनिया परमानेंटली इंटरकनेक्टेड हो चुकी है। अब दुनिया की सारी जमीन ऑलरेडी बढ़ चुकी थी, तो पावर और डोमिनेंस का नया रूल क्या था? यहाँ से कंट्रीज की ग्रैंड स्ट्रेटेजी पूरी तरह बदल गई।
पहले के जमाने का रूल सिंपल था, जितना ज्यादा जमीन उतनी ज्यादा पावर, टेरिटोरियल एक्सपेंशन ही सब कुछ था। लेकिन पोस्ट कोलंबियन पीरियड में ये पॉसिबल नहीं था। तो मैकिंडर ने समझाया कि वॉर अब जमीन के लिए नहीं है, अब गेम है रिलेटिव इफिशियंसी का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके पास जितने भी रिसोर्सेस है, चाहे जमीन कम ही क्यों ना हो, आप अपनी टेक्नोलॉजी और ब्रेन का यूज करके अपने दुश्मन से आगे निकल सकते हो। अब पावर लैंड मास से नहीं, स्मार्ट एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज से आती थी। रशियाज मास्टर स्ट्रोक, इसका सबसे ब्रिलियंट एग्जांपल है रशिया। मैकिंडर ने ऑब्जर्व किया कि रशिया का मेन टारगेट था सेंट्रल एशिया, जिसे हार्टलैंड कहा जाता था। लेकिन रशिया के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो एरिया लैंडलॉक था, वहां समुंदर था ही नहीं, तो उनकी पावरफुल नेवी किसी काम की नहीं थी। तो रशिया ने क्या किया? रशिया ने अपनी वीकनेस को टेक्नोलॉजी से बाईपास किया। उन्होंने बनाया ट्रांस साइबेरियन रेलवे, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क। मैकिंडर ने इसके बारे में लिखा, द रशियन आर्मी इन मंचूरिया इज एज सिग्निफिकेंट एविडेंस ऑफ मोबाइल लैंड पावर एज द ब्रिटिश आर्मी इन साउथ अफ्रीका वॉज ऑफ सी पावर। मतलब जो पावर और मोबिलिटी ब्रिटेन अपने शिप्स और नेवी से समुद्र में दिखाता था, एग्जैक्टली वही पावर रशिया ने ट्रैक बिछाकर जमीन पर हासिल कर ली। इस एक रेलवे लाइन ने रशिया को अपने रिसोर्सेज, मिलिट्री और लोगों को रैपिडली मूव करने की ताकत दी। देखा आपने, एक सिंपल टेक्नोलॉजी रेलवे ने जियो इकोनॉमिक्स को बूम किया और उसने रशिया की जियो स्ट्रैटेजी को अनबीटेबल बना दिया। और दोस्तों, रूल्स आज भी वही है, बस टूल्स बदल गए हैं। कल जो काम रेलवेज ने किया था, आज वही काम सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट्स कर रहे हैं। अब मैकिंडर की हार्टलैंड की थ्योरी की बात तो हम जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट डायमेंशन समझते हैं। ह्यूमन जियोग्राफी बेसिकली स्टडी करती है कि लोग फिजिकल स्पेस के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और यूनिक प्लेसेस कैसे क्रिएट करते हैं। जियो हिस्ट्री वो स्टडी है जो देखती है कि जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोरिकली कैसे इवॉल्व हुई, यानी जमीन पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन समय के साथ कैसे बदला। इन सब को समझाने के लिए एक फ्रेमवर्क है 3 स्टेप में। फर्स्ट, सबसे पहले होता है टेरेन, मतलब जमीन, यानी पहाड़, नदियां या रेगिस्तान। इंसान सबसे पहले इसे देखता है। फिर आता है लैंड, यानी रिसोर्सेस। जब उस जमीन के अंदर से तेल या सोना या खेती के लायक मिट्टी निकलती है तो उस जमीन की इकोनॉमिक वैल्यू बन जाती है। थर्ड और आखिरी स्टेप है टेरिटरी, मतलब अपना देश। जब इंसान उस वैल्यूएबल जमीन पर अपना घर बनाता है और अपना झंडा गाड़ देता है, यही है टेरेन टू लैंड टू टेरिटरी का प्रोग्रेशन। और यहाँ से शुरू होती है जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि जब एक ग्रुप की टेरिटरी दूसरे की टेरिटरी से मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट या कॉपरेशन की पॉसिबिलिटी बनती है। इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए एक एंशिएंट एग्जांपल लेते हैं जो आज भी इक्वली रेलेवेंट है। द पेलोपोनेशियन वॉर जियोपॉलिटिक्स की सबसे पहली और सबसे एपिक जंग थी। द पेलोपोनेशियन वॉर 431 BCE में हुई थी। एंशिएंट ग्रीस में यह स्टोरी इतनी रिलेवेंट है कि आज के टॉप स्कॉलर्स जैसे ग्राहम एलिसन इसे थुसिडाइट्स ट्रैप कहते हैं और इसका डायरेक्ट कंपैरिजन अमेरिका और चाइना की राइवलरी से करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वॉर दो ऐसी ताकतों के बीच थी जिनकी ज्योग्राफी और सोच बिल्कुल अलग थी। एक तरफ था एथेंस, द सी पावर, यह समुद्र के किनारे बेस था। रिजल्ट, इन्होंने पूरी मेडिटेरेनियन में ट्रेड किया। जब ट्रेड होती है तो दुनिया भर से लोग आते हैं, नए आइडियाज आते हैं, इसलिए उनकी सोसाइटी एकदम ओपन और वाइब्रेंट थी। अपने इस ट्रेड को बचाने के लिए एथेंस ने एक अनस्टॉपेबल नेवी पावर बनाई थी, यानी उनकी जियो टेक्नोलॉजी मतलब नेविगेशन ने उन्हें जियो इकोनॉमिक्स मतलब पैसा और ट्रेड दिया, जिसके दम पर उन्होंने जियो स्ट्रैटेजी मतलब नए एरियाज पर कंट्रोल हासिल की। यह एक परफेक्ट लूप था। दूसरी तरफ था स्पार्टा, द लैंड पावर। ये लोग समुद्र से दूर जमीन के अंदर बेस थे जहां ढेर सारे मिनरल्स थे। इन्होंने किसी से ट्रेड नहीं किया, ये टोटली सेल्फ डिपेंडेंट है। इनकी सोसाइटी ओपन नहीं थी बल्कि एकदम रिजिड थी। इनका बस एक ही गोल था,
एक ऐसी हार्डकोर ट्रेंड लैंड आर्मी बनाना जो उनके रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट कर सके। सेम टाइम पीरियड, सेम देश के लोग, लेकिन बिल्कुल अलग रास्ते। क्यों? सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी की वजह से। और यहाँ दिखता है वो इंटरैक्टिव मॉडल। जियो टेक्नोलॉजी नेविगेशन टू जियो इकोनॉमिक्स मीन्स ज्यादा ट्रेड, ज्यादा कैपिटल, टू जियो स्ट्रेटेजी मीन्स क्रूशियल स्पेसेस ऑक्यूपाई करना, फिर और जियो इकोनॉमिक ग्रोथ। यह साइकिल एथेंस में परफेक्टली चल रही थी। यही जियोपॉलिटिकल वेब का एंशिएंट वर्जन था। हम आगे इस वेब मॉडल को प्रॉपरली कवर करेंगे। लेकिन क्या ज्योग्राफी ही सब कुछ तय करती है? नहीं। हैल्फर्ड मैकेंडर ने एक खूबसूरत लाइन कही थी, नेचर कंट्रोल्स बट मैन इनिशिएट्स। यानी ज्योग्राफी आपको एक चेस बोर्ड यानी शतरंज जरूर देती है, लेकिन उस पर चाल कैसे चलनी है ये एक लीडर डिसाइड करता है। जमीन नहीं, इंसान का दिमाग जियोपॉलिटिक्स चलाता है। एथेंस ने सी पावर चूज की क्योंकि एक विजनरी लीडर ने वो चॉइस किया। स्पार्टा ने लैंड पावर चूज की क्योंकि उनके लीडर्स ने ऐसा डिसाइड। दोनों के पास ऑप्शन थे। इसका मतलब स्ट्रेट क्राफ्ट यानी लीडर्स की चॉइसेस, उनका फिलॉसफी, उनका विजन्स जियोपॉलिटिक्स का इक्वली इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सिर्फ जियोग्राफी नहीं। जियोग्राफी एक फ्रेमवर्क है, स्टेट क्राफ्ट यूज करता है वो फ्रेमवर्क। अब हम लोग जाते हैं क्लासिकल जियोपॉलिटिकल थिंकर्स के पास, वो लोग जिनके आइडियाज ने कंट्रीज की लिटरली फॉरेन पॉलिसीज, वॉर्स और अलायंसेस को शेप किया। हिस्ट्री के कुछ सबसे इन्फ्लुएंशियल जियोपॉलिटिकल माइंड्स, आइए इनको क्रोनोलॉजिकली वाइज समझते हैं। अल्फ्रेड थेयर मैहन 1840 में पैदा हुए थे और 1914 में चले गए। ये एक अमेरिकन नेवल ऑफिसर और एक स्ट्रेटेजिक थिंकर थे। इनकी एक सॉलिड बिलीफ थी, जिस देश का समुद्र पे कंट्रोल होगा वह देश दुनिया पे कंट्रोल करेगा। सीधा, सिंपल और पावरफुल। मैहन ने कहा कि किसी भी कंट्री की ग्रेटनेस डायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी सी पावर से, जिससे जब शांति बनी रहे तो ट्रेड में आसानी होती है और वॉर में कंट्रोल के लिए मैहन ने 6 कंडीशन डिफाइन किया जिसके बिना कोई कंट्री ट्रू सी पावर नहीं बन सकती। पहला, जियोग्राफिकली एडवांटेजियस पोजीशन होनी चाहिए। दूसरा, सर्विसेबल कोस्ट लाइन, नेचुरल रिसोर्सेस और अच्छा क्लाइमेट। तीसरा, बड़ी टेरिटरी होनी चाहिए। चौथा, इतनी पॉपुलेशन हो कि अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर सके। पांचवा, एक सोसाइटी जिसे सी और ट्रेड में का पैशन हो। और छठा, एक गवर्नमेंट जो सी डोमिनेंस चाहती हो और उस पर इन्वेस्ट करे। ये लिस्ट पढ़ो और सोचो, ब्रिटेन और अमेरिका ने दोनों यही चेकलिस्ट फॉलो की थी। मैहन ने एक और इम्पोर्टेंट बात कही, उन्होंने यूरेशिया के बीच एक सेंट्रल जोन आइडेंटिफाई किया। 30 डिग्री से 40 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच, एशिया माइनर से जापान तक। यहाँ पर जो कंट्रीज थे, टर्की, पर्शिया, जापान, अफगानिस्तान और चाइना, इन्हें मैहन ने 2 मॉन्स्टर्स के बीच फंसा हुआ देखा। एक तरफ ब्रिटेन, दूसरी तरफ रशिया। और मैहन का मानना था कि रशिया अपनी ट्रांसकॉन्टिनेंटल साइज और साउथवर्ड एक्सपेंशन की कैपेबिलिटी की वजह से ज्यादा डेंजरस है। इसलिए एंग्लो सैक्सन सी पावर जैसे कि ब्रिटेन और अमेरिका को रशिया को रोक के रखना चाहिए। सोचने वाली बात है, ये 1800s की एंड की थिंकिंग थी। आज भी अमेरिका रशिया के खिलाफ कर रहा है। मैहन की इको आज भी सुनाई देती। मैहन के पैरेलल इंग्लैंड में एक शख्स अपना काम कर रहा था जिसका नाम हम पहले से लेते आ रहे हैं। अब बात करते हैं मैकेंडर की हार्टलैंड थ्योरी की, जो प्रॉमिस हमने शुरुआत में की थी। मैकेंडर का महान से सीधा टकराव था। जहां मैहन कहता था समुद्र ही सब कुछ है, वहीं मैकेंडर कहता था जमीन जीतोगे तो दुनिया जीतोगे। मैकेंडर ने हिस्ट्री की तरह दुनिया को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला, वर्ल्ड आइलैंड या कोर, जिसमें यूरेशिया और अफ्रीका आते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रिसोर्स रिच लैंडमास है। दूसरा, पेरिफेरल आइलैंड, जिसमें अमेरिकाज, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटिश आइसलैंड्स, ओशेनिया, ये सब छोटे और जो समुद्र पे डिपेंडेंट थे। अब वर्ल्ड आइलैंड के अंदर मैकेंडर ने एक स्पेशल रीजन आइडेंटिफाई किया, द हार्टलैंड। बेसिकली इसमें सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप आता है। यूक्रेन, वेस्टर्न रशिया, मिडिल यूरोपा। यहाँ यूक्रेन का अनाज था
और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज वाली जमीन आती और स्ट्रेटेजिकली ये एरिया सी पावर के रिच से बाहर था। और फिर मैकिंडर ने वो लाइन कही जो जियोपॉलिटिक्स की सबसे फेमस लाइन बन गई। Who rules Central and Eastern Europe commands the highland. Who rules the heartland commands the world island. Who rules the world island commands the world. इसका बहुत सिंपल मतलब है जो देश सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप पे कंट्रोल करेगा वो हार्टलैंड यानी यूरेशिया के बीच का स्ट्रेटेजिक एरिया को कंट्रोल कर सकता है। जो हार्टलैंड को कंट्रोल करेगा वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्सों पर प्रभाव जमा सकता है और जो इन सब पर प्रभाव जमा लेगा वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सीधा, क्लियर और आज भी रिलेवेंट। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, कोई भी पावर हार्टलैंड पे कंट्रोल ना करे, स्पेशली रशिया या जर्मनी, अगर दोनों मिलकर हार्टलैंड कंट्रोल करे तो बाकी दुनिया के लिए गेम ओवर। मैकिंडर की थ्योरी इतनी पावरफुल थी कि दूसरे लोग इसके ऊपर अपनी थ्योरीज बिल्ड करने लगे। कोई फॉलोवर्स बना तो कोई क्रिटिक। इसी में मैकिंडर का एक पैशनेट फॉलोवर जर्मनी में था, कार्ल होशोफेर। लेकिन उससे पहले होशोफर की इंटेलेक्चुअल नींव जो थिंकर ने रखी वो थे फ्रेडरिक रैटजेल। जर्मनी में एक जियोग्राफर थे जिनका नाम था फ्रेडरिक रैटजेल। 1844 में पैदा हुए और 1904 में चले गए। ये डार्विन और हेकेल से इन्फ्लुएंस थे। रैटजेल की एक यूनिक थ्योरी थी, स्टेट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब स्टेट्स ग्रो करते हैं, ब्रेथ करते हैं और अगर नहीं बढ़े तो मर जाते हैं। मतलब जो कंट्री अपनी बॉर्डर्स एक्सपैंड नहीं कर रही है वो डिक्लाइन में है। बॉर्डर्स परमानेंट नहीं होते, वो एक टेम्परेरी स्टॉप है एक ग्रोइंग नेशन के मूवमेंट में। ये रैटजेल का मानना था। इन्होंने एक फेमस एसे लिखा लेबनश्रम 1901 में, जो बेसिकली कहता था कि नेशंस को सर्वाइवल के लिए लिविंग स्पेस चाहिए। यह कंसेप्ट बाद में बहुत खतरनाक बन गया। कैसे, इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। रैटजेल ने जर्मन नेवी के एस्पिरेशन को भी सपोर्ट किया। महन से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने कहा कि सी पावर सेल्फ सस्टेनिंग है क्योंकि ट्रेड का प्रॉफिट खुद नेवी को फंड करता है। क्रिटिसिज्म हाँ आई, लोगों ने कहा कि रैटजेल की थ्योरी बहुत ब्रॉड थी और उसने सोशल ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन उसकी फाउंडेशन ने जर्मनी में जियोपॉलिटिक्स की एक पूरी स्कूल बना दी। रैटजेल के बाद आया सबसे कंट्रोवर्शियल नेम जिसने रैटजेल और मैकिंडर दोनों की थीसिस को उठाया, मिक्स किया और एक ऐसी डायरेक्शन में ले गया जिसने दशकों तक जियोपॉलिटिक्स की दशा ही बदल दी, जिसका कनेक्शन नाजी जर्मनी से था। लेकिन इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे, यानी जियोपॉलिटिक्स की पार्ट 2 वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। चिंता मत कीजिए, ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं दोनों वीडियो को साथ में बना रहा था और साथ में ही एडिट कर रहा था। तब तक के लिए आप लोग मेरी यह वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरी डिटेल्स में समझाया है कि इंटरनेशनल रिलेशन एग्जैक्टली होता क्या है, चाणक्य से लेके वेस्टफेलिया तक, वेस्टफेलिया से लेके नेपोलियन तक और नेपोलियन से लेके आज तक, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।